नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। आज यहां योगी आदित्यनाथ के चक्कर में कांग्रेस के नेताओं में आपसी झगड़ा शुरू हो गया। असल में हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ऐलान किया कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने यूपी में खाने पीने की दुकानों में नेम प्लेट और मालिक का नाम पता लिखने को कंपलसरी बनाया है, उसी तरह हिमाचल में भी खाने पीने के सामान, दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को नेम प्लेट लगाना जरूरी होगा। विक्रमादित्य के इस फैसले को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने ऑब्जेक्शन किया। टीएस सिंहदेव, तारिक अनवर, इमरान प्रतापगढ़ी, कई नेताओं ने कांग्रेस हाईकमान से शिकायत कर दी। हिमाचल प्रदेश की सरकार से अपना फैसला वापस लेने की डिमांड की और शाम होते होते हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ऐलान हो गया कि इस तरह का कोई फैसला हुआ ही नहीं। इस मामले में विधानसभा की एक कमेटी बनी है। कमेटी जो तय करेगी वही होगा। और इसके बाद विक्रमादित्य सिंह को भी कहना पड़ा कि फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। कमेटी रेहड़ी पटरी और दुकानदारों को आई कार्ड जारी करेगी, जो आई कार्ड सबको डिस्प्ले करना होगा। लेकिन कांग्रेस के नाराज नेताओं को सिर्फ इतने से संतोष नहीं हुआ। वो चाहते हैं कि कांग्रेस हाईकमान इस मामले में दखल दे, ये पता लगाए कि आखिर विक्रमादित्य सिंह ने बिना सलाह मशवरे के इस तरह के सेंसिटिव इशू पर बयान क्यों दे दिया। अब सवाल है कि क्या विक्रमादित्य सिंह ने वाकई में बिना सोचे विचारे फैसला सुना दिया? क्या फैसला हुआ ही नहीं और उन्होंने कह दिया? अगर वो करना चाहते थे तो फिर योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर उन्हें क्रेडिट देने की क्या जरूरत थी? विक्रमादित्य ने यूपी को फॉलो करने की बात क्यों कही? क्या कांग्रेस के नेताओं को यही बात बुरी लगी या मंशा कुछ और थी? क्या यूपी में योगी का फैसला लागू हो गया? नेम प्लेट लगाना जरूरी क्यों है? इसका फायदा क्या है? और कुछ नेता कैसे योगी के इस फैसले से राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी बातें मैं आपको दिखाऊंगा आज की बात में। लेकिन पहले बात कर लेते हैं हिमाचल की और आपको बताता हूं कि विक्रमादित्य सिंह ने क्या कहा। हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में दुकान लगाने वाले, खाने पीने का सामान बेचने वाले हर दुकानदार को अपना नाम, पता और फोटो को प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना होगा। शहरी विकास, लोक निर्माण और नगर निगम के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग में विक्रमादित्य सिंह ने कहा, शिमला में हुए विरोध प्रदर्शन में लोगों ने हिमाचल में बाहरी लोगों की बढ़ती तादाद को लेकर आशंका जताई थी, बढ़ते अपराध पर चिंता व्यक्त की थी। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि वेंडर्स और शॉपकीपर्स को अपना नाम और अपनी आइडेंटिटी ऐसी जगह लिखकर रखनी होगी जो सबको आसानी से दिखाई दे, जिससे उनकी पहचान सामने आ सके। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, इस मामले में विधानसभा की एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनी है। इस कमेटी ने भी सभी वेंडर्स को सरकार की तरफ से आईडी कार्ड देने का सुझाव दिया है। यह आई कार्ड दुकान में लगाना अनिवार्य होगा, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले इसी तरह का फैसला किया था। खाने पीने की दुकानों के मालिकों को अपना नाम, पता और फोन नंबर डिस्प्ले करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा खाने पीने का सामान बेचने वाले हर दुकानदार और वहां काम करने वालों का वेरिफिकेशन कराने, दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगाने और साफ सफाई के मानक पूरे करने के आदेश दिए थे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, जो फैसला यूपी सरकार ने किया है उसी तर्ज पर उन्होंने भी हिमाचल में दुकानदारों का वेरिफिकेशन, उनके नाम पते डिस्प्ले करने को कंपलसरी करने का आदेश दिया है, ताकि हिमाचल के लोगों की, उनके हितों की रक्षा की जा सके। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट ने भी सभी वेंडर्स का वेरिफिकेशन और उनकी लाइसेंसिंग करने का आदेश दिया था। इसीलिए कांग्रेस सरकार यूपी के तरह का आदेश हिमाचल में भी लागू कर रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी, वहां पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहां पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है
तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पे कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। जो स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी है उसके माध्यम से, कमेटी के माध्यम से आईडी कार्ड्स बनाए जाएंगे और उसके ऊपर उनकी फोटो, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और सब चीजें उसके ऊपर दी जाएगी। और उसको हमने जो है पर्टिकुलरली, मैंने अपने डायरेक्ट जो है हमारे सेक्रेटरी है उनको भी मैंने कहा है कि पर्टिकुलरली इसमें जो खाने पीने का जो स्टॉल्स लगे हैं उसके ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने जो कहा साफ साफ कहा, यह भी साफ साफ कहा कि यह आइडिया उन्हें योगी के फैसले से आया। फिर उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया। विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा कि हिमाचल में जो बाहरी लोग आए हैं, यहां रोजगार कर रहे हैं, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी पहचान जरूरी है, जिससे अगर कहीं कोई अपराध हो तो सुरक्षा एजेंसी को भी आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। विक्रमादित्य सिंह ने सीधे सीधे बात की, साफ साफ बात की, लेकिन उनकी यह सफाई कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को नागवार गुजरी। और सबसे ज्यादा बुरा यह लगा कि उन्होंने अपने आदेश को यूपी से जोड़ दिया, योगी का नाम ले दिया, यह कह दिया कि जिस तरह यूपी में हुआ वैसा ही हिमाचल में वो करेंगे। इस बात पर कांग्रेस के बहुत सारे नेता भड़क गए। विक्रमादित्य के ऐलान को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बता दिया, बीजेपी के नकल करार दे दिया। पार्टी के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने राहुल गांधी से बात करके विक्रमादित्य सिंह की शिकायत कर दी, फैसला वापस लेने की मांग की। तारिक अनवर ने कह दिया कि वो कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर इस मामले में इंटरवीन करने की मांग करेंगे। तारिक अनवर ने कहा, कांग्रेस की सरकार बीजेपी को फॉलो करे, ये अच्छी बात नहीं है। नाराजगी नहीं है, लेकिन ये जो फैसला है वो सही भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस सरकार फॉलो करे, ये तो बिल्कुल ही समझ से बाहर है। और मैं समझता हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व को, कांग्रेस के, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को इसमें दखल देना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए और इस तरह के फैसले को रोकना चाहिए, क्योंकि ये जाहिर करता है कि डिवाइड एंड रूल वाली सिचुएशन है। हम सोचा है कि कांग्रेस अध्यक्ष को इस संबंध में एक पत्र लिखने वाले, जिसमें आप मांग करेंगे कि वापस लिया जाए। हाँ, मेरी यही मांग होगी इसमें। और इसके बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेता टीएस सिंहदेव ने भी विक्रमादित्य सिंह के फैसले पर आपत्ति जताई। टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर आइडेंटिटी जरूरी है तो इसके लिए बहुत से नियम कानून पहले से ही मौजूद हैं। दुकानदारों को नगर निगम से लाइसेंस मिलता है, उसकी पूरी जानकारी निगम के पास होती है। रेहड़ी पटरी वालों का भी रजिस्ट्रेशन होता है, तो फिर नए नियम का क्या मतलब। टीएस सिंहदेव ने कहा, ऐसा लगता है कि किसी एक वर्ग को आइसोलेट करने की नीयत से इस तरह की बातें की जा रही हैं। ऐसे काम तो बीजेपी की सरकारें करती हैं, कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। वो इस फैसले के खिलाफ है। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। आवश्यकता क्या है? नाम से प्रतिष्ठान में सही और गलत काम के नियंत्रण की बात है, तो हर दुकान जब खुलती है तो हम उसको गुमास्ता एक्ट के नाम से जानते हैं। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एक कानून हमारे लोकल बॉडीज़ में बना हुआ है, शासन की तरफ से बना हुआ है, जहां हर व्यक्ति पंजीकरण कराने के बाद ही दुकान खोल सकता है। उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट में प्रतिष्ठान का नाम, प्रोप्राइटर का नाम लिखा रहता है और उनको एक प्रमुख जगह पे उसको रखना होता है। दूसरे जो जिनको हम फुटपाथ में बिक्री करने वाले कहते हैं या ठेले से बिक्री करने वाले कहते हैं, ये वेंडर्स एक्ट के तहत आते हैं और हर ऐसे ठेले को एक सील मिलती है, एक टोकन मिलता है, एक कूपन मिलता है, जिसको कांटी से उसमें लगाना होता है कि ये पंजीकृत है। अर्थात नगर निगम में, नगर पालिका में या जो प्रशासनिक इकाई है उसमें आपका पंजीयन है और उनको मालूम है कि आप ये काम कर रहे हो, तो कभी भी वो जांच कर सकते हैं। प्रश्न जांच करने का है, नाम से जांच हो जाएगी क्या? मेरा नाम कहीं पर लिखा रहेगा तो उससे कौन सी जांच होगी? जब विवाद बढ़ा तो विक्रमादित्य सिंह की मां
और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह उनके बचाव में सामने आई। प्रतिभा सिंह ने कहा कि वो सरकार के फैसले के साथ हैं, फैसले का स्वागत करती हैं, क्योंकि इससे हिमाचल में खान पान की शुद्धता एंश्योर होगी, हिमाचल की जनता सुरक्षित महसूस करेगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पार्टी हाईकमान की कोई नाराजगी नहीं है। अगर हिमाचल की जनता की भलाई के लिए कोई कदम उठाया गया है तो पार्टी क्यों नाराज होगी। मैं इस बात का समर्थन करती हूँ कि हमारे वरिष्ठ नेता ने ये फैसला लिया है कि बाहर से आकर जो लोग हिमाचल प्रदेश में खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं उसमें शुद्धता हो, उसमें उनकी आइडेंटिफिकेशन हो कि कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं और किस तरीके की उन्होंने दुकान चला रखी है, और जो वो खाने का सामान बेचते हैं वो कितना शुद्ध है उसका वेरिफिकेशन करने के लिए ये कई लोग ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर इसको शुरू किया गया है, इस पर आपका क्या कहना हम है? क्यों फॉलो करेंगे? उत्तर प्रदेश के अपने कायदे कानून है, हिमाचल प्रदेश के अपने कायदे कानून है। उस तर्ज पर हमने लोगों की सेफ्टी को देखते हुए और लोग जो खान पीन हिमाचल प्रदेश में आकर करेंगे उस पर शुद्धता होनी चाहिए, इसलिए एक आखिरी सवाल है बस, इससे कांग्रेस पार्टी नाराज है, इस तरह की खबरें हैं, आपको कुछ जानकारी? ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज, क्यों नाराज होंगे? क्यों हम लोगों के बेहतर के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन प्रतिभा सिंह का बयान, उनका सपोर्ट किसी काम नहीं आया। पार्टी हाईकमान की तरफ से संदेश पहुंच गया। विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह दोनों को दिल्ली तलब किया गया है। विक्रमादित्य सिंह से कहा गया कि वो ऐसे बयान न दें कि विपक्षी दलों को मौका मिले, पार्टी के नेता नाराज हों। इसके बाद विक्रमादित्य सिंह अपने बयान से पीछे हट गए। वो फिर कैमरे के सामने आए। उन्होंने कहा उनके आदेश का यूपी से कोई लेना देना नहीं है, हिमाचल प्रदेश एक अलग स्टेट है। हाई कोर्ट ने सरकार को वेंडर्स की पहचान करने और आईडी कार्ड जारी कराने का आदेश दिया था। वो तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में किसी से भी भेदभाव नहीं होगा। देश का कोई भी नागरिक हिमाचल में आकर दुकान लगा सकता है, कारोबार कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका मकसद सिर्फ हिमाचल के लोगों की चिंता दूर करना था। ये यूपी से इसका कोई लेना देना नहीं है। यूपी उस दिन उन्होंने पूछा, मेरे से मीडिया ने उस दिन पूछा तो उन्होंने ये कहा कि वहां पर भी बनी है, मगर उसका हिमाचल इज अ सेपरेट स्टेट। हिमाचल का यूपी से कोई लेना देना नहीं है। मे बी आई वॉज मिस कोटेड ओनली एज फार एज यूपी इज कंसर्न। यूपी का अपना सिस्टम है, अपना राज्य है, अपने मुख्यमंत्री है। हमको हिमाचल प्रदेश अपना राज्य है, हिमाचल के अलग मसले हैं। मगर आई एम अगेन reiterating the fact that anybody from any part of the country can come in Himachal Pradesh seeking employment or self-employment, but at the same time प्रदेश के अंदर माहौल अच्छा बना रहे, प्रदेश के अंदर माहौल शांति प्रिय बना रहे, और प्रदेश में अगर कोई लोकल बॉडीज है, ट्रेड यूनियंस है, हमारे व्यापार मंडल है, उनको अगर कोई कंसर्न्स है तो उसको एड्रेस करना ये सरकार का दायित्व बनता है। आप हाई कोर्ट का इसमें ऑर्डर देख लीजिए। हाई कोर्ट ने इसमें कहा है कि स्ट्रीट वेंडिंग कमिटीज हैव टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और उसके मार्फत ये आने वाले समय में इसके ऊपर चर्चा होगी। विक्रमादित्य सिंह को अपनी पार्टी कांग्रेस से डांट पड़ी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें सपोर्ट किया। हिमाचल में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा विक्रमादित्य सिंह ने वेंडर्स को लेकर जो घोषणा की है वो बहुत अच्छी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स को रेगुलेट करने की शुरुआत तो बीजेपी की सरकार ने की थी, अब कांग्रेस की सरकार उनकी नीतियों को आगे बढ़ा रही है तो बढ़िया है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये स्ट्रीट वेंडर की पॉलिसी पहले से ही थी, यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, हमने इसको लागू किया था, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद इस पर अमल बंद कर दिया था। और आज हम हिमाचल प्रदेश में महसूस कर रहे हैं कि इसकी आवश्यकता है। उनके मंत्री ही कह रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं जो मंत्री ने कहा वो उस पर कायम रहेंगे। उनको ऊपर दबाव आएगा, मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि इससे पहले भी एक मंत्री ने विधानसभा के अंदर बहुत कुछ बोला था, लेकिन दबाव आया, उसके बाद वो बदल गए। और मैं उम्मीद करता हूं कि विक्रमादित्य जी अपनी बात पर अडिग रहेंगे। और जो स्ट्रीट वेंडर की जो वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन का उन्होंने जिक्र किया है कि यूपी की तर्ज पर, योगी जी की तर्ज पर जो है इसको लागू करने की बात कही है, तो हम स्वागत करते हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से सफाई आई। कहा गया कि स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर अभी कोई ऑर्डर जारी नहीं किया गया है, अभी तो इस मामले पर सिर्फ बातचीत हो रही है।
लोगों से सलाह मांगी गई है और एक ऑल पार्टी कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के विधायक भी शामिल हैं। ये कमेटी सभी स्टेक होल्डर से बात करके कैबिनेट को अपनी सिफारिश देगी। सरकार की तरफ से कहा गया, कैबिनेट कोई भी फैसला लेने से पहले हर सुझाव पर सावधानी से विचार करेगी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी संजय अवस्थी ने अपनी सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान को उनकी पर्सनल ओपिनियन बताया। संजय अवस्थी ने कहा, विक्रमादित्य सिंह के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो सरकार ने इस पर कोई चर्चा ही नहीं की। उनका ये जो बयान है वो मैं तो ऐसा कहूँगा कि व्यक्तिगत टिप्पणी है और व्यक्तिगत बयान है। वो बेहतर बता सकेंगे कि किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। लेकिन जहाँ तक मुद्दे की बात है, जो पीछे बीते दिनों में जो एक विवाद उत्पन्न हुआ, माननीय श्री हर्षवर्धन चौहान जी जो कि हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाने का एक फैसला लिया गया। जब तक ये इस अपनी उनकी रिपोर्ट सबमिट नहीं होती है तो इस तरह की कोई भी बयानबाजी जो है वो मैं समझता हूं कि वो एक व्यक्तिगत टिप्पणी उसको लेनी चाहिए। इसके बाद हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप पठानिया भी बोले। पठानिया ने कहा, इस मामले पर बनी कमेटी की अभी कोई मीटिंग नहीं हुई है, तो विक्रमादित्य सिंह को ऐसा बयान देने की क्या जरूरत थी। जब कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। कमेटी की अभी कोई मीटिंग हुई नहीं है और जब कमेटी जब इस विषय को देख रही हो तो उस विषय के ऊपर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, कोई कमेंट्स करना, कोई स्टेटमेंट देना, मैं समझता नहीं हूं कि वो समय की पुकार है, तो उससे परहेज करना चाहिए सबको। अब सोचने वाली बात यह है कि हिमाचल में कांग्रेस ने अपने मंत्री का आइडिया ड्रॉप क्यों करवाया। क्या सिर्फ इसलिए कि यह आइडिया योगी का था? क्या सिर्फ इसलिए कि खाने पीने की दुकानों पर नाम लगाने की स्कीम यूपी में लागू हुई थी? कांग्रेस को तो शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से ये कहती रही है कि मोदी कांग्रेस की योजनाओं को लागू करते हैं, सिर्फ नाम बदलते हैं। कांग्रेस का तो दावा है कि स्वच्छ अभियान भी हमारा, जनधन भी हमारा, मेक इन इंडिया भी हमारा। और यूपी में तो अखिलेश यादव योगी सरकार की तरफ से लगाई गई हर योजना पर अपना कॉपीराइट जताते हैं। तो फिर शिमला में तूफान खड़ा करने की क्या जरूरत थी? इसकी असली वजह है मुस्लिम वोटों के खोने का डर। कांग्रेस के जिन नेताओं ने सबसे पहले आवाज उठाई, इमरान प्रतापगढ़ी और तारिक अनवर जैसे नेता मुस्लिम वोटों के चैंपियन हैं। उन्हें लगता है कि योगी के रास्ते पर चले तो मुसलमान कांग्रेस से नाराज हो जाएंगे। इसीलिए मंत्री महोदय को अपने बयान से पलटवा दिया। पहले भी शिमला की मस्जिद को कांग्रेस के एक मंत्री ने गैर कानूनी बताया था। विधानसभा में खड़े होकर कांग्रेस के मिनिस्टर ने ही शिमला की शांति पर खतरे को लेकर आगाह कराया था, लेकिन अगले दिन वो भी अपनी बात से पलट गए। आज के विक्रमादित्य के बयानों और सुक्खू सरकार की सफाई से इतना तो साफ है कि दुकानों पर साफ सफाई कराने और नेम प्लेट लगाने के आदेश लागू नहीं होगा। हिमाचल में जो हो सो हो, यूपी में योगी का आदेश लागू हो गया। आज खाने पीने की दुकानों पर फूड डिपार्टमेंट की रेड हो गई। यूपी में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीमें रेस्टोरेंट्स, ढाबों और खाने पीने का सामान बेचने वाले रेहड़ी पटरी वालों के यहां शुद्धता और साफ सफाई की जांच करने पहुंच गई। लखनऊ में फूड डिपार्टमेंट ने चेकिंग के लिए एक मोबाइल लैब भी बनाई है, जो मौके पर ही दुकानों के खाने पीने के सामान की प्योरिटी को चेक करती है। यह पता लगाती है कि कहीं किसी सामान में मिलावट तो नहीं, शुद्धता में गड़बड़ तो नहीं। दुकानदार भी इस चेकिंग में सरकार से कोऑपरेट कर रहे हैं। गाजियाबाद में भी फूड डिपार्टमेंट खाने पीने की दुकानों और ढाबों की एक्टिविटी की जांच कर रहा है। अधिकारी स्ट्रीट वेंडर्स, सड़क किनारे खाने पीने का सामान और जूस वगैरह बेचने वालों की चेकिंग कर रहे हैं। गाजियाबाद में सड़क किनारे खाने पीने का सामान बेचने वालों के सैंपल लिए गए, उनका लाइसेंस चेक किया गया। जिनके पास लाइसेंस नहीं मिला उनका चालान किया गया। गाजियाबाद में आज जूस बेचने वाले कई दुकानदारों के यहां से सैंपल लेकर चेकिंग के लिए भेजा गया। इटावा से भी इसी तरह की तस्वीरें आई। शहर के छोटे बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स में अधिकारी गए, इस बात की जांच की कि किचन में काम करने वालों ने
मास्क और ग्लव्स पहन रखे हैं या नहीं, नॉन वेज और वेजिटेरियन खाना अलग अलग रखा जा रहा है या नहीं। कई होटल्स में मालिकों और मैनेजर्स के नाम और दूसरे डिटेल्स डिस्प्ले नहीं किए गए थे। फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अफसरों ने ऐसे होटल्स को जल्दी से जल्दी नियमों के मुताबिक नेम प्लेट और सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। इस चेकिंग अभियान के दौरान सबसे इंटरेस्टिंग मामला तो कानपुर में सामने आया। लोकल लोगों ने शिकायत की कि मामा भांजा नाम से एक रेस्टोरेंट चलाने वाला शख्स चंदन टीका लगाकर दुकान पर बैठता है, शुद्ध शाकाहारी खाना बेचने का दावा करता है, लेकिन असल में वो मुस्लिम है, पहचान छुपाकर लोगों को मूर्ख बना रहा है। क्योंकि लोगों को पता था कि खाने पीने की दुकानों की चेकिंग चल रही है, फूड डिपार्टमेंट टीम आने वाली है, इसलिए काफ़ी संख्या में लोग पहले से ही इस रेस्टोरेंट के सामने जमा हो गए। इसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता भी थे। इसके बाद फूड डिपार्टमेंट की टीम को मामा भांजा रेस्टोरेंट पर बुलाया गया। अधिकारियों ने आरोपों की जांच की तो पता लगा मामा भांजा शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट के मालिक का असली नाम मुबीन अहमद था, लेकिन वो माथे पर टीका लगाकर और अपना हिंदू नाम बताकर काफ़ी समय से रेस्टोरेंट चला रहा था। इस रेस्टोरेंट के वेज बिरयानी और वेज कबाब पराठे काफ़ी मशहूर हैं। जैसे ही भीड़ जमा हुई, अधिकारी मौके पर पहुंचे तो रेस्टोरेंट के कर्मचारी भाग निकले, लेकिन मालिक को लोगों ने पकड़ लिया। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि रेस्टोरेंट में वेज बिरयानी और कबाब पराठों में नॉन वेज मिलाया जा रहा था। हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंचे और प्रशासन भी उपस्थित था। प्रशासन ने जांच करी तो वहां पर एक व्यक्ति द्वारा कहा गया कि ये हिंदू चला रहा है। तो एक व्यक्ति हमारा छोटू वर्मा जो वहां पर पहले भी कार्य कर चुका है, उसके द्वारा बताया गया कि ये मुसलमानी द्वारा संचालित है। तो हम लोग अड़े रहे वहाँ पर। प्रशासन ने जब आधार कार्ड चेक किया तो कोई मोबीन अहमद नाम का व्यक्ति पता चला है जिसके द्वारा वो दुकान संचालित है। कई महीनों से, कई सालों से ये पता चल रहा है कि वहाँ पर कई बार ऐसा पता चला है कि कोई नपुंसकता का पदार्थ मिलाया जाता है बिरयानी में। अभी 3-4 दिन से ये सुनने में आ रहा है कि कुछ मीट के पदार्थ, मीट या जो भी होता हो, वो मिलाया जा रहा है इसमें। मैं इसकी जांच की मांग करता हूं। मैंने प्रशासन को वहां पर उपलब्ध जो भी खाद्य पदार्थ थे उनका सैंपल थाने में पहुंचा दिया है। खाने पीने के सामान में मिलावट न हो, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, ग्लव्स, कैप्स और मास्क के जरिए हाइजीन का ख्याल रखा जाए, ये अच्छी बात है, सबके भले की बात है और ये ऐसे फैसले हैं जो जनता के कल्याण के लिए हैं। लेकिन इन्हें लागू करवाने के नाम पर दुकानदारों को परेशान न किया जाए, ये भी जरूरी है। इस मामले का दूसरा पक्ष है खाना बेचने वालों की पहचान का। दुकान चलाने वाला जो भी हो वो अपनी आइडेंटिटी छिपाएगा। कोई मुसलमान टीका लगाकर अपने आप को हिंदू दिखाएगा तो ग्राहक नाराज होंगे, ये स्वाभाविक है, और फिर तरह तरह की बातें निकलेंगी। लेकिन आज ऐसा सिर्फ एक मामला सामने आया है। ज्यादातर लोग नियम कानून के मुताबिक चलते हैं, गड़बड़ी सिर्फ एक करता है और बदनामी सबकी होती है। इसलिए पहचान बताना तो जरूरी है, लेकिन ऐसे 1-2 लोगों की वजह से सब लोगों को हैरेसमेंट ना हो, इसका ध्यान रखा जाना भी जरूरी है। जब भी ऐसा कोई आदेश लागू होता है तो कुछ लोग शरारत करते हैं, कुछ लोग ऐसे आदेश के बहाने अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करते हैं। और ये कैसे होता है, इसका एक सबूत आज जयपुर में दिखाई दिया। जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद तो आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करने खुद मैदान में उतर गए। बाल मुकुंद सुबह सुबह अपने चेलों चपाटों के साथ सबसे पहले आधार कार्ड बनाने और करेक्शन करने वाले सेंटर पर पहुंचे और ये जांच करने लगे कि आधार सेंटर पर बन रहे आधार कार्ड फर्जी हैं या असली। बाल मुकुंद ने जयपुर के बासबंदनपुरा, जयसिंहपुरा, खोर और ब्रह्मपुरी में चल रहे आधार केंद्रों पर छापे मारे, वहां रखे डॉक्यूमेंट की चेकिंग की। हालांकि बाल मुकुंद को एक भी गलत आधार कार्ड नहीं मिला। इसके बावजूद बाल मुकुंद जिस सेंटर में गए वहां फर्जीवाड़े के इल्जाम लगाते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्यादा पैसे लेकर फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। कागज का होता मेरे को, एक भी कागज तेरे पास लगते ही नहीं, हम लेते ही आधार में पड़ा लेते हैं। अरे तुम्हारे पास प्रूफ क्या है?
अरे तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि जो आदमी कागज बनवा के ले गया वो कागज ऑथेंटिक है? वो आदमी का डाटा कहाँ है तेरे पास? बता। सिर्फ पैसे लेके कहीं के कागज बनवा लो। और यहाँ का जो डिप्टी मेयर असलम फारूकी, उसका ये रिश्तेदार है, उसकी मिलीजुली काम से करवा रहा है। 4 दरवाजे रहते हैं, 4 दरवाजे रहते हैं, 4 दरवाजे रहता है पर रिश्तेदार थोड़ी ना उनका। तो यहाँ किसने बैठाया तेरे? अच्छा तुम एक बात, आज जितने हमने पकड़े, तुम अफजल, फारूक, असलम, ये क्यों मिल रहे हो तुम? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। तुम ही क्यों मिल रहे हो भैया? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तुम क्यों मिल रहे हो फर्जी कार्ड बनाने वाले? मुझे एक भी रमेश, सुरेश, दिनेश क्यों नहीं मिला? सारे अफसर, फिराज, फलाना ढिमका तुम ही मिल रहे हो। मेरे को तो चिंता ही हो रही है। बनाए होंगे तो सर आपको मिलेगा ना। ये तो फॉर्म भर के रख गया हमने यहाँ पे। एडवांस रखिए, बना देंगे फर्जी कार्ड। फर्जी कार्ड है सर, इनको बुलाएंगे फोन करके। बाल मुकुंद के इस ड्रामे को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अपनी सियासत चमकाने के लिए वो इस तरह के नाटक करते रहते हैं। कुछ दिन पहले बाल मुकुंद ने मीट बेचने वाले दुकानदारों के साथ झगड़ा किया था। शराब की दुकानों पर जाकर भी हंगामा किया था। आज उन्होंने आधार सेंटर्स पर रेड डालने का नाटक किया। बाल मुकुंद एमएलए हैं, उनको आधार कार्ड चेक करने का अधिकार किसने दिया? बाल मुकुंद को समझना चाहिए कि वो पहली बार विधायक बने हैं। ज्यादा जोश में रहने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर जनता उन्हें मंदिर से विधानसभा में भेज सकती है तो यही जनता उन्हें वापस मंदिर में भी भेज सकती है। जोर जबरदस्ती कोई भी करे, मार पिटाई जो भी करे, उसको एक नए दिन खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज इसी तरह की खबर पश्चिम बंगाल से भी आई। बंगाल से जो वीडियो आया वो चौंकाने वाला था। इस वीडियो में कुछ लोग 2 स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करते दिखाई दिए। पता लगा ये वीडियो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी का है। जिन नौजवानों को परेशान किया जा रहा है वो बिहार के हैं। पश्चिम बंगाल में नौकरी के लिए इम्तिहान देने पहुंचे थे। हैरानी की बात है कि अपनी करतूत का वीडियो खुद मार पिटाई करने वाले गुंडों ने बनाया। ये गुंडे उस कमरे में पहुंचे जिसमें इम्तिहान देने वाले बिहार के 2 नौजवान ठहरे हुए थे। फिर आराम कर रहे दोनों लड़कों को उठाया, उनके आधार कार्ड मांगे, उनके फोन छीन लिए, लड़कों को थाने ले जाने की धमकी दी। लड़के घबरा गए और वो बार बार पूछते रहे कि उनकी गलती क्या है। तो कहा गया सब थाने में जाकर पता चलेगा। इसके बाद इन गुंडों ने लड़कों के साथ मारपीट की, कान पकड़ माफी मंगवाई और फिर इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इस वीडियो को देखकर बीजेपी के नेताओं ने ममता बनर्जी पर अटैक किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बंगाल में रोहिंग्या और घुसपैठियों का तो स्वागत होता है, लेकिन अपने ही देश के नौजवानों की पिटाई की जाती है। गिरिराज सिंह ने कहा अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को बताना चाहिए कि क्या वो बिहारियों के इस अपमान पर भी ममता को सपोर्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट निकाल, कहाँ गए पहले देखना है। डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल पहले। उठ, बैठ, कान पकड़, बैठ। এই যে এসএসসির ফেক ক্যান্ডিডেট এরা আসছে, ও একটু ডকুমেন্ট দেখা না, তোর ডকুমেন্ট দেখাই দেখি। ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने गिरिराज के इल्जाम को गलत बताया। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में देश के हर नागरिक का स्वागत है, किसी का कोई विरोध नहीं होता। कुणाल घोष ने कहा जिस वीडियो की बात हो रही है वो लोकल मामला है और बंगाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो थोड़ा बात चल रहे थे, वो लोकल कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि
हमारा जो स्टेट से बहुत सारे लोग दूसरे स्टेट में जा रहा है, दूसरे स्टेट से हमारा स्टेट में आ रहा है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली बंगाल का लड़का तो दूसरे स्टेट में वो तो मर्डर भी हो गया, वो हरियाणा में हुआ है। तो ऐसा कंप्लेन तो हमारा पास आप सब लोग देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबको वेलकम करते हैं, ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो उसका लोकली कुछ हुआ हम लोग देख रहे हैं। इस घटना के बाद बिहार के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने बंगाल के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से बात की। बिहार के युवकों की मारपीट पर ऐतराज जताया। बिहार के एडीजी ने बंगाल के एडीजी को चिट्ठी लिखकर इस घटना पर कार्रवाई की जानकारी मांगी। आरजेडी अध्यक्ष और बिहार विधानसभा में नेता तेजस्वी यादव ने भी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात की, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बात बढ़ गई तो पश्चिम बंगाल की पुलिस एक्शन में आई। बिहार के युवकों से मारपीट के इल्जाम में रजत भट्टाचार्य नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। भट्टाचार्य बंगला पक्ष के एक संगठन से जुड़ा हुआ है। गिरफ्तारी के बाद रजत भट्टाचार्य ने दावा किया कि बिहार के दोनों युवक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का एग्जाम देने बंगाल आए थे। दोनों के पास फर्जी सर्टिफिकेट थे। इस शख्स ने कहा, बाहर के लोग बंगाल के नौजवानों का हक मार रहे हैं, वो इसका विरोध करता है, इसलिए उन लड़कों को एग्जाम में अपीयर नहीं होने दिया गया। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्तियां चल रही हैं। पश्चिम बंगाल में इन नौकरियों के लिए कोटा है, लेकिन देखा जा रहा है कि बिहार, झारखंड और यूपी के लड़के हर साल की तरह इस साल भी फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर एग्जाम देने के लिए बंगाल आए हैं। ये एग्जाम सिलीगुड़ी में 3 केंद्रों पर हो रहा है। हमने बुधवार को सिलीगुड़ी के रानी डांगा इलाके में 2 युवकों को पकड़ा था। उनके फर्जी सर्टिफिकेट थे और जब हमने उन्हें चुनौती दी तो वो यहाँ से पटना चले गए। वो पटना से आए थे। बंगाल में बिहार के नौजवानों के साथ जो हुआ वो एक गंभीर अपराध है, निंदनीय है। जो लोग नेतागिरी के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं वो समाज के असली दुश्मन हैं। बंगाल में सरकार चाहे कम्युनिस्टों की हो या ममता बनर्जी की, एक सेक्शन ऐसा है जो गुंडागर्दी करता है, अपना दबदबा बनाता है, लोगों से पैसों की वसूली करता है। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक ऐसे लोगों को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन ना मिले। प्रॉब्लम उस सिस्टम की है जो ऐसे लोगों की हिम्मत को बढ़ाता है। वहां चोट करने की जरूरत है। ये लोग कभी बंगाल और बिहार के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो कभी जाति के आधार पर। जाति के आधार पर टकराव का एक एग्जाम्पल आज बिहार में देखने को मिला, और वो भी हाईएस्ट लेवल पर। आज बिहार में लालू यादव और जीतन राम मांझी के बीच एक दूसरे की जाति को लेकर जुबानी जंग हुई। मांझी ने कहा, लालू यादव नहीं, गडेरिया जाति के हैं। वोट के चक्कर में लालू ने अपनी जाति छुपा ली। जवाब में लालू ने कहा, मांझी से पूछो सच में मुसर ही है ना। इसके बाद मांझी की पार्टी ने लालू की वंशावली मांग ली, तो आरजेडी प्रवक्ता ने मांझी जाति से प्रमाण पत्र दिखाने को कहा। दोनों तरफ से बयानबाजी हुई। असल में जाति का झगड़ा अचानक शुरू नहीं हुआ, इसका बैकग्राउंड एक हफ्ते पहले तैयार हुआ था। पिछले हफ्ते नवादा में महादलितों के 21 घर जला दिए गए थे। जिनके घर जलाए गए थे वो मुसर जाति के थे। आग लगाने वालों में ज्यादातर दलित थे। एक यादव जाति के शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जीतन राम मांझी ने कह दिया, दलितों के गांव में यह कांड यादवों ने करवाया। जवाब में तेजस्वी ने कह दिया कि जीतन राम मांझी मांझी नहीं, जीतन राम शर्मा हैं, आरएसएस के स्कूल में पढ़े हैं, इसलिए जो बीजेपी लिखकर देती है बिना दिमाग लगाए वही कह देते हैं। ये बात जीतन राम मांझी को चुभ गई। उन्होंने आज कह दिया कि तेजस्वी यादव बहुत पढ़े लिखे हैं, पीएचडी किए हैं, तो अपने पिता से पूछ कर आए कि उनके पिता किस जाति के थे। इसके बाद मांझी ने कहा कि लालू प्रसाद के पिता यादव नहीं थे बल्कि गडरिया थे, इसलिए लालू भी जाति से गडरिया हैं। लेकिन वोट के चक्कर में लालू ने जाति भी बदल ली।
वो लोग नहीं पढ़े हैं, हम तो पढ़ के आए ही हैं। वो पीएचडी है, नेट है, प्रोफेसर है, हम भी ऑनर्स किया है। उनकी डिग्री क्या है वो बता दें, एक चीज़। दूसरी बात, यदि वो शर्मा हमको कहते हैं तो अपने पिताजी के बारे में, उनके पिताजी किसके जन्मे हुए हैं? गलेरिया के जन्मे हुए हैं, तो गलेरिया हैं, वो यादव नहीं है। आज लालू दिल्ली से पटना पहुंचे तो एयरपोर्ट से घर जाते वक्त उन्होंने सिर्फ एक लाइन में जीतनराम मांझी को जवाब दिया। लालू ने कहा कि मांझी से जाकर पूछो कि क्या वो वाकई में मुसर हैं। मांझी जी कह रहे लालू यादव यादव नहीं है, रुक जाए। वो मुसहर है, वो मुसहर है क्या वो? लालू प्रसाद के साथ उनकी बेटी और आरजेडी की सांसद मीसा भारती भी थी। उन्होंने भी मांझी पर निशाना साधा। मीसा भारती ने कहा, अब मांझी इतने बुजुर्ग नेता हैं इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन कौन नेता कौन जाति का है, क्या इसका सर्टिफिकेट भी मांझी देंगे? अब उन्हीं से जाति प्रमाण पत्र तो सब बिहार के लोग को उन्हीं से लेना पड़ेगा, मांझी जी से, इतने सीनियर नेता हैं। असल में आज लालू और मांझी के बीच जाति को लेकर जिस तरह का टकराव हुआ, जिस तरह की बातें कही गई, वो बिहार की राजनीति का असली चेहरा है। सारे बड़े बड़े नेता अपनी अपनी जाति के नाम पर राजनीति करते हैं। कोई पिछड़ों का नेता है तो कोई अति पिछड़ों का, कोई ब्राह्मणों का है तो कोई ठाकुरों का, कोई भूमिहारों का नेता है तो कोई यादवों का। किसी के पास मुसर वोट बैंक है तो किसी के पास कुशवाहों का, कोई पासवानों का लीडर बना हुआ है तो कोई मल्लाहों का। बिहार में सब जातियों के नेता हैं, प्रदेश का नेता कोई नहीं। बिहार के लोगों के पास बुद्धि है, संपदा है, परिश्रम करने का जज्बा है, तो भी बिहार पिछड़ा हुआ है, क्योंकि बिहार जातियों में बटा हुआ है। जब तक बिहार के लोग जातिवाद से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक विकास नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं चुनाव की। चुनाव की सबसे ज्यादा हवा है जम्मू कश्मीर में। आज योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में 2 पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस किया। योगी ने कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम समस्या है। कश्मीर के आधे हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा कांग्रेस की वजह से हुआ। कश्मीर में आतंकवाद कांग्रेस की नीतियों के कारण पनपा। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर जुल्म कांग्रेस के कारण हुए। आर्टिकल 370 कांग्रेस के कारण इतने लंबे वक्त तक लगा रहा। योगी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने आतंकवाद को खत्म कर दिया, आर्टिकल 370 को हटा दिया। अब वो दिन दूर नहीं जब पीओके भी भारत का हिस्सा होगा। महाराजा हरि सिंह जिन्होंने पहचान दिलाई थी, महाराजा हरि सिंह का शासन केवल यहीं तक नहीं था, काबुल तक का शासन महाराजा हरि सिंह के पास था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में आते ही महाराजा हरि सिंह का कश्मीर फिर से आपके सामने होगा। पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए। भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है, तो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का। और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता। लेकिन संदेश आपको देना है इस चुनाव के माध्यम से। दूसरी तरफ बलूचिस्तान अलग से कह रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान से हमारी केमिस्ट्री तो मिलती ही नहीं है, हमारी केमिस्ट्री उससे मिलती ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो मानवता का दुश्मन है, ये मानवता का एक कैंसर है। इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने आज कांग्रेस पर हिंदुओं को कमजोर करने का इल्जाम लगाया। योगी ने कहा, कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर को सिर्फ लूटा खसोटा और लूट के पैसे से इन पार्टियों के नेता विदेशों में
मौज मस्ती करते रहे। योगी ने कहा, अब जम्मू कश्मीर की फिजा बदल रही है तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अब ये लोग फिर से कश्मीर में गड़बड़ी करना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर की जनता इन्हें समझ चुकी है। कांग्रेस का नाम ही समस्या है और भारतीय जनता पार्टी का समाधान है। जो समस्या है उसके लिए बहाना चाहिए। कांग्रेस हमेशा बहाना बना करके देश की जनता को बेवकूफ बनाती रही है और यही कारण है देश में आतंकवाद की समस्या हो, उग्रवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, ये जितना भी विभाजन की बीज हैं, ये सभी विष बेल को बोने का कार्य, उसको पलवित और पोषित करने का कार्य कांग्रेस ने देश के अंदर आजाद भारत में किया। योगी आदित्यनाथ प्रखर वक्ता हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं, तीखा बोलते हैं, सीधा बोलते हैं। इसीलिए जो बातें वो कहते हैं वो जनता के दिल में उतर जाती हैं और विरोधियों के दिल में तीर की तरह चुभती हैं। देश में कहीं भी चुनाव हो, बीजेपी में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की रैलियों की होती है। आज कश्मीर में योगी ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेताओं की सारी कुंडली जनता के सामने खोलकर रख दी। अब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता आर्टिकल 370 वापस लाने का वादा कर रहे थे। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज दिलाने का वादा कर रहे थे। लेकिन आज योगी ने कश्मीर के लोगों को बता दिया कि उमर और राहुल कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो वादे कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं, केंद्र सरकार ही पूरे कर सकती है और केंद्र में सरकार मोदी की है। इसलिए आर्टिकल 370 की वापसी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। और जहां तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात है, तो जब आर्टिकल 370 को खत्म करने का बिल पार्लियामेंट में पास हुआ था, उसी वक्त मोदी सरकार ने संसद में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस करने का वादा किया था, जो चुनाव के बाद पूरा हो जाएगा। अब उमर राहुल इसका क्या जवाब देंगे, ये तो वही जाने। राहुल गांधी आज हरियाणा में थे। हरियाणा में आज राहुल गांधी ने कैंपेन की शुरुआत की। 12 सितंबर के बाद कुमारी शैलजा ने आज पहली बार कांग्रेस के लिए वोट मांगे। चुनाव के दौरान पहली बार भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा एक साथ एक मंच पर आए। आज राहुल की पहली रैली असंध में थी। असंध में कुमारी शैलजा के करीबी शमशेर गोगी को टिकट मिला है, इसलिए असंध में राहुल की रैली रखी गई थी। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा एक मंच पर थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं, दूर दूर खड़े रहे। राहुल गांधी की एक तरफ कुमारी शैलजा थी, दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा थे। इस रैली में राहुल गांधी ने आरक्षण का इशू उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन हकीकत है कि बीजेपी संविधान और आरक्षण को खत्म करना चाहती है। राहुल ने कहा कि वो जाति जनगणना की मांग इसीलिए कर रहे हैं जिससे पिछड़े और दलितों को उनका हक मिल सके। ये लड़ाई सिर्फ हरियाणा की नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये लड़ाई हिंदुस्तान की लड़ाई है और ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। जो हिंदुस्तान के गरीब लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन उनकी रक्षा करता है और बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह नहीं सकते, ऐसे स्टेज पे आकर वो कह नहीं सकते कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मिटा देंगे, मगर वो करते हैं। सारी की सारी संस्थाओं को आरएसएस के लोगों के हवाले कर दी है। पूरा कंट्रोल नागपुर का है। उसमें हिंदुस्तान के 90% लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जिन जिन लोगों को आरएसएस ने हिंदुस्तान की संस्थाओं में डाला है, लिस्ट निकाली, उसमें ना आपको एक ओबीसी मिलेगा, ना आपको एक दलित मिलेगा, ना आपको आदिवासी मिलेगा। तो खोखला कर रहे देश को। इलेक्शन कमीशन में अपने लोग, ब्यूरोक्रेसी में अपने लोग, इंटेलिजेंस सर्विसेज में अपने लोग,
और 90% हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं। राहुल गांधी की सभा में आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा एक मंच पर तो थे, लेकिन वो जितने पास थे उससे कहीं ज्यादा दूर दिखाई दिए, और ये हरियाणा में कांग्रेस के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि हवा कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही है, बीजेपी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन कांग्रेस में जीत की हवा देखकर मुख्यमंत्री पद के तीन दावेदार खड़े हो गए हैं। इनमें कुमारी शैलजा की नाराजगी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि वो दलित समाज से आती हैं और पूरे हरियाणा में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। कुमारी शैलजा की नाराजगी पर कांग्रेस क्या कहती है, इसका चुनाव में क्या असर होगा? क्या केजरीवाल हरियाणा में बीजेपी के लिए उम्मीद की किरण है? क्या कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी, या फिर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का बीजेपी का दाव काम आ जाएगा? किसान आंदोलन का हरियाणा के चुनाव पर कितना असर दिखेगा? जाट वर्सेस नॉन जाट की इस जंग में कौन जीतेगा? कल इन सारे सवालों पर चर्चा होगी इंडिया टीवी के चुनाव मंच पर। हरियाणा की सियासत के सभी दिग्गज नेता चुनावी समीकरणों पर बात करने के लिए इंडिया टीवी के चुनाव मंच में मौजूद होंगे। इसलिए कल दोपहर 2 बजे से जरूर देखिए चुनाव मंच इंडिया टीवी पर। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत को आज मानहानि के केस में सजा सुना दी गई। मानहानि के केस में मजगांव मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की जेल और 25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। संजय राउत ने बीजेपी के नेता किरीट सोमैया और उनकी वाइफ मेधा सोमैया पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले का इल्जाम लगाया था, लेकिन कोर्ट में आरोप साबित नहीं कर पाए तो अदालत ने उन्हें सजा सुना दी। लेकिन संजय राउत बाज नहीं आए, उन्होंने कोर्ट पर ही सवाल उठा दिए। संजय राउत ने कहा कि देश के न्यायालयों का संघीकरण हो गया है, उन्हें रिमोट से चलाया जा रहा है, अदालतें बीजेपी की रखैल बन गई हैं, इसलिए जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा उसे तो जेल जाना ही पड़ेगा। कितनी भी सजा मुझे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 दिन की सजा दी है, आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि मैंने गलत कहा है, कोर्ट ने ये नहीं कहा, कोर्ट ने ये कहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कहा है। देखिए, न्यायपालिका देश की पूरी तरह से प्रेशर में है। न्यायपालिका का संघीकरण हो गया है, हर पद पर संघ की व्यक्ति बैठी है और बाहर से कोई रिमोट कंट्रोल पे ऑपरेट करता है। इसीलिए तो मैं सच बोल रहा हूं, मेरे पास एविडेंस है, हमने एविडेंस पेश किए हैं भ्रष्टाचार के आरोप। लेकिन कातिल किसको बनाया, सजा किसको दी? संजय राउत को, क्योंकि वो बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा है। चीफ जस्टिस के घर में हमारे प्रधानमंत्री लड्डू खाने को जाते हैं प्रसाद का, पूरा देश देखता है, तो कहाँ हमारे जैसे लड़ने वाले लोगों को न्याय कहाँ मिलेगा? हमको तो सजा ही मिलेगी ना। संजय राउत कोई पहले नेता नहीं है जिन्हें कोर्ट ने सजा दी है, लेकिन उन्हें अदालत के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पूरी जुडिशरी की नीयत पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। संजय राउत को हायर कोर्ट में अपील करने का अवसर दिया गया है, वो ऊपर की अदालत में जाकर अपनी केस लड़ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, ये लोकतंत्र का तकाजा भी है। लेकिन अपने खिलाफ फैसला आया तो सारी जुडिशरी पर सवाल उठाना ये गलत है। खासतौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में संजय राउत ने जो कमेंट किया वो तो बिल्कुल ही अनुचित है।